बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 14 मई 2022 और आज की इस वीडियो में 12 से 14 मई 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारी जानकारी विस्तार पूर्वक मैं आपको देने वाला हूँ। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। हालांकि श्रृंखला के सारे वीडियो आपके बिहार की प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर आप वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को सुनियोजित तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पर आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था, ये प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सीरीज का हमारा एक ही उद्देश्य है, बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करना, ना कि सिर्फ और सिर्फ बिहार करंट। तो इसीलिए यहाँ पर हमने सारे करंट को सम्मिलित किया इस सीरीज के तहत। हालांकि यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हमने आपको बताया था, इसका राइट आंसर होगा विनय मोहन क्वात्रा। लगभग सभी लोगों ने यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। एक जानकारी आपको दे दूं कि 2022 में जितनी परीक्षाएं आयोजित होगी, इस परीक्षा के लिए हमारा बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का एक पीडीएफ लॉन्च है। आप इस पीडीएफ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हिंदी भाषा में उपलब्ध है। 1000 से अधिक प्रश्नों का इसमें संग्रह है और सभी प्रश्न यहाँ पर आपको विश्लेषण से, यानी कि सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण पीडीएफ में डाला गया है। हालांकि इसका बुक भी मार्केट में उपलब्ध है। नजदीकी बुक स्टॉल पर जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको बुक नहीं मिले तो आप इसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजन के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। हम यहाँ पर चलेंगे आगे और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि करंट अफेयर्स का जो नया कोर्स हमारा स्टार्ट हुआ बीपीएससी मेकर ऐप पर, आप वहां पर जाकर के इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसे सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ पर जो चीजें आपको मिलेगी वो बेहतर क्वालिटी का होगा और ये आपके आगामी 2022 में जितनी परीक्षाएं आयोजित होंगी ये आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी है। और जो टेस्ट सीरीज चल रहा है आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। एक एक करके हम लोग सभी प्रश्न देखेंगे। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए और सभी को अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिए। हमारा आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले के ऊर्जा स्टेडियम में चल रहे बिहार कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग का खिताब सिविल ऑडिट की टीम ने अपने नाम किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा पटना जिले की टीम ने इस खिताब को अपने नाम किया है। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि पटना के ऊर्जा स्टेडियम में चल रहे बिहार कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग का खिताबी मुकाबला बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सिविल ऑडिट के बीच खेला गया, जिसमें कि सिविल ऑडिट की टीम विजेता रही, यानी कि विजेता टीम रही सिविल ऑडिट की, जबकि उप विजेता टीम रही बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये आप यहाँ से ध्यान रखें। एक महत्वपूर्ण पॉइंट हमने यहाँ पर ये ऐड कर दिया है कि इस प्रतियोगिता फिर कह सकते हैं इस खिताबी मुकाबले में मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार के वर्तमान उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन शामिल हुए थे। ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, वर्तमान समय में बिहार के उद्योग मंत्री कौन है, तो सैयद शाहनवाज हुसैन है और इन्हीं के कार्यकाल में बिहार के पूर्णिया जिले में बिहार ही नहीं बल्कि भारत का पहला एथलॉन प्लांट बनकर तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में 30 अप्रैल को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। ये जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में भी हालांकि डिटेल में दिया था। नेक्स्ट होगा यहाँ पर दूसरा प्रश्न, लेकिन यहाँ पर उससे पहले हम लोग चर्चा कर रहे हैं पटना की। तो पटना जिला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। कई बार यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए, बिहार में 9 प्रमंडल है और 9 प्रमंडल के अंतर्गत कुल मिलाकर 38 जिले हैं वर्तमान समय में। 39वां जिला जो बनाए जाने की घोषणा हुई थी, पटना जिला का एक क्षेत्र है बाढ़, इसे कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का 39वां जिला बनाए जाने की घोषणा की थी। हालांकि ये बना नहीं है, घोषणा हुआ था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पटना जिले की। तो पटना जिला जो ये पटना प्रमंडल के अंतर्गत ही आता है। बिहार के 9 प्रमंडल में से पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है पटना जिला और इसका मुख्यालय पटना ही है। और इसके तहत जो जिलों की संख्या है, कुल मिलाकर 6 जिले हैं पटना प्रमंडल में। ये पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा, ये 6 जिले पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे देखिए हमने ब्रैकेट में पटना के बगल में 9 लिखा है। 9 इसलिए लिखा गया क्योंकि पटना जिला की सीमा बिहार के अन्य 9 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। बिहार वाले मैप पर जब आप नजर डालेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये राजधानी पटना है। आप यहाँ पर ये 9 जिलों को काउंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे अरवल से स्टार्ट कर रहे हैं। अरवल हो गया 1, जहानाबाद हो गया 2, नालंदा हो गया 3 और यहाँ पर चौथा हो गया लखीसराय, 5वां बेगूसराय, 6ठा समस्तीपुर, 7वां वैशाली, 8वां सारण या फिर छपरा, 9वां भागलपुर। ये कुल मिला के 9 जिले हैं। ये प्रश्न 65वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। पटना जो जिला है ये बिहार के अन्य कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। आज के बाद आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कुल मिलाकर 9 जिलों के साथ पटना जिलों की सीमा को साझा करता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों में या फिर भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है।
बहुत महत्वपूर्ण है। ये फैसला क्यों किया गया है ये भी हम लोग यहाँ पर आगे जानेंगे। हालांकि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15 मीटर से ऊंचे जितने भी भवन हैं ये सारे भवनों का विद्युत सुरक्षा ऑडिट करने का आदेश अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया पटना जिले में। विस्तृत जानकारी आपको दे दूंगी। हाल ही में विश्वेश्वरैया भवन पटना में भीषण आग लगने के बाद बिहार सरकार ने पटना में 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया, यानी कि इसका निरीक्षण का आदेश अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा दिया गया है। आप यहाँ पर विश्वेश्वरैया भवन को देख सकते हैं, भीषण आग लगी थी इसमें, जो कि इसके बारे में कंप्लीट चीजें यहाँ पर आगे लिखी गई है। कुछ प्रश्न हो सकते हैं यहाँ से आपके बने, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा बताना उद्देश्य था यहाँ पर प्रश्न में हमने उसको डाल दिया है। विस्तृत जानकारी के तौर पर हमने आगे यहाँ पर यह लिखा है कि पटना में विद्युत सुरक्षा ऑडिट करने के लिए कम से कम 7 टीमों का गठन करने का फैसला किया गया है। ये फैसला अभी हाल ही में जो घटना घटी है उसी आधार पर लिया गया है। विश्वेश्वरैया भवन की बात करें तो विश्वेश्वरैया भवन एक विशाल बहुमंजिला इमारत है जिसमें कि सरकारी कार्यालयों सहित कुछ प्रमुख प्रतिष्ठान भी शामिल है। इनसे संबंधित एक पॉइंट यह भी है कि विश्वेश्वरैया भवन में आग लगने के मामले को लेकर 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और यह कमेटी 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी। आपको मैं बता दूं कि कम्युनिटी पोस्ट में हमने एक जानकारी आपके साथ साझा किया था कि बहुत सारे जो सरकारी फाइल है वो यहाँ पर कह सकते हैं 6ठी मंजिल पर आग लगा था, ये बुरी तरह से जल गया, यानी कि पूरी की पूरी तरह नष्ट हो गया है। अब इसके पीछे क्या राज है, क्या साजिश है, ये कुछ भी कहना असंभव है। ये मामले की जाँच हो रही है, जाँच के बाद ही कर सकते हैं, वो भी आप एकदम से कन्फर्म नहीं पाएंगे कि जांच के बाद सही रिपोर्ट ही आएगी। बिहार है, बिहार में कुछ भी हो सकता है। विश्वेश्वरैया भवन पटना में जो आग लगी और जो 8 मई 2022 को 67वें बीपीएससी प्रीलिम्स आयोजित हुआ, दोनों का क्या कनेक्शन है, आप इसे किस दृष्टि से देख रहे हैं, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के तीसरे प्रश्न पे। यह तीसरा प्रश्न है कि किस हाई कोर्ट ने 13 मई 2022 को बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये अभी हाल ही में जो आदेश दिया गया ये पटना हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश अभी हाल ही में दिया गया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा। इसके बारे में कुछ संबंधित चीजें हैं जो आप यहाँ पर देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है कि निवेशकों का पैसा लौटाने के मामले में पटना हाई कोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। ये गिरफ्तारी का आदेश इसलिए दिया गया है कि जो सहारा इंडिया जो परिवार है, जो कंपनी है, इसमें जो निवेशक का पैसा अपना निवेश किया है वो एकदम से बुरी तरह से इसमें डूब चुका है, तो उसे ही वापस लौटाने का ये मामला है, जिसको लेकर अभी हाल ही में इन्हें आदेश दिया गया था कि हर हाल में 13 तारीख को पटना में, मतलब कह सकते हैं पटना हाई कोर्ट में उपस्थित हों। इस मामले पर फैसला होना था, लेकिन सुब्रत राय यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए, जिसके बाद से इनकी गिरफ्तारी का आदेश अभी हाल ही में पटना हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के डीजीपी अर्थात पुलिस महानिदेशक को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। वर्तमान समय में बिहार के अगर हम डीजीपी की बात करें तो ये आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। बिहार के वर्तमान पुलिस महानिदेशक या फिर डीजीपी जो है ये है एसके सिंघल, जबकि वहीं पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अभी हाल ही में नए डीजीपी बने हैं देवेंद्र सिंह चौहान। ये जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पर जो अगला हमने लिखा है दिल्ली के डीजीपी कौन है, इसकी जानकारी फिलहाल मेरे पास नहीं, इसीलिए यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ। लेकिन ये दोनों ध्यान रखिए, बिहार के वर्तमान डीजीपी हैं एसके सिंघल, जबकि वहीं पर अगर हम बात करें पुनः उत्तर प्रदेश के डीजीपी की तो अभी हाल ही में बने हैं देवेंद्र सिंह चौहान। हमने यहाँ पर आगे भी लिखा है कि दरअसल पटना हाईकोर्ट ने हर हाल में उन्हें पेश होने का आदेश दिया था। यह जानकारी अभी मैंने आपको बताया, पेश नहीं हुए, जिसके बाद से ये फैसला सुनाया गया था। अगर हम बात करें सहारा इंडिया की तो यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि ये भी हाल ही में खबरों में है, ये आपको जानना उचित होगा। सहारा इंडिया परिवार एक भारतीय समूह की कंपनी है जिसकी स्थापना 1978 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी और इसके संस्थापक सुब्रत राय हैं और वर्तमान में इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहीं पर कह सकते हैं इसका मुख्यालय है। सहारा इंडिया के नाम एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित है जो आप यहाँ पर इस पॉइंट में देख रहे हैं। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। सहारा इंडिया कंपनी के 1,21,653 कर्मचारियों ने 6 मई 2013 को लखनऊ भारत में राष्ट्रगान गाया था। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि इतने लोगों ने एक साथ राष्ट्रगान गाया था। ये रिकॉर्ड सहारा इंडिया कंपनी के नाम दर्ज है, ये ध्यान रखिएगा। हमारा अगला होगा यहाँ पर चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में हाल ही में टमाटर फ्लू या टोमेटो फ्लू का मामला दर्ज हुआ है। इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसका राइट आंसर होगा केरल राज्य में ये मामला अभी हाल ही में दर्ज हुआ है। ये क्या है, ये कैसे मतलब होता है, ये कंप्लीट चीजें हम लोग यहाँ पर आगे देखने वाले हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू या फिर टोमेटो फ्लू के मामले दर्ज हुए हैं।
टोमेटो फ्लू एक सामान्य वायरल संक्रमण है जिसमें कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को बुखार आता है, जिसमें कि आमतौर पर त्वचा में जलन होती है और यह फ्लू से संक्रमित बच्चे के शरीर में टमाटर की तरह लाल रंग के चकत्ते बनते हैं। आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। ये पहला मामला अभी हाल ही में केरल में दर्ज किया गया था। इस आधार पर यह प्रश्न बना है, यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। ये एक वायरल संक्रमण है जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को होता है। नेक्स्ट होगा हमारा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि 10 मई 2022 को किस भारतीय संगीतकार और संतूर वादक का 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पंडित शिव कुमार शर्मा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दूं कि हाल ही में 10 मई 2022 को भारतीय संगीतकार और संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हुआ है। वे 84 वर्ष के थे। उन्हें आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। उनका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा के नाम कुछ उपलब्धियां हैं जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि एक महान हस्ती थी। तो इस तरह के प्रश्न हमने कई बार देखा है कि आपके एग्जाम में बने हैं। तो पंडित शिव कुमार शर्मा को सन 1991 में प्रतिष्ठित पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पर एक बात पुनः आपको बता दूं कि भारत का जो 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उनमें पहला स्थान है पहला जो स्थान है यह है भारत रत्न का। दूसरा स्थान आता है पद्म विभूषण का, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 2001 में जो सम्मानित किया गया। दूसरा स्थान पद्म विभूषण का, तीसरा स्थान आता है पद्म भूषण का, जबकि चौथा स्थान आता है ये पद्मश्री का आता है। तो ये क्रम यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा आता है पद्मश्री का। ये सीक्वेंस या फिर ये सीरीज को यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला होगा 6ठा प्रश्न। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक या फिर डीजीपी नियुक्त किया गया है। इसकी जानकारी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको दिया था। राइट आंसर होगा देवेंद्र सिंह चौहान, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। कुछ चीजें हैं ये भी आप जान लीजिए यहाँ पर कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी देवेंद्र सिंह चौहान को उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक या फिर डीजीपी नियुक्त किया है और उन्होंने मुकुल गोयल का स्थान लिया है। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। आप यहाँ पर जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है देवेंद्र सिंह चौहान। इस बार जो 67वीं बीपीएससी एग्जाम आयोजित हुआ था जो रद्द हुआ है, इस एग्जाम को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुराने जो करंट अफेयर्स है वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष के ही करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़ना है, पिछला वाला जो भी करंट अफेयर्स बने हैं वो भी आपको पढ़ना है। नई नियुक्तियों के साथ यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर इसी प्रश्न को हम उदाहरण के तौर पर लें कि नया पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश का भी बना है देवेंद्र सिंह चौहान, लेकिन आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न बन सकते हैं इससे पहले कौन थे। तो इस तरह के सभी चीजों को यहाँ से आप लोग इसी प्रकार से याद रखेंगे। ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है कृपया आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको लगे कि हेल्पफुल है आपके लिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसी प्रश्न से रिलेटेड यहाँ पर हमने ये डाल दिया है कि वर्तमान में बिहार के पुलिस महानिदेशक एस.के. सिंघल है, ये ध्यान रखेगा। इससे पहले जो बिहार के पुलिस महानिदेशक थे ये थे गुप्तेश्वर पांडे। ठीक है, ये चीजें यहाँ से आपको इसी तरह से याद रहनी चाहिए। अगला होगा 7वां प्रश्न। ये 7वां प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2022 का पुरस्कार किसने जीता। यहाँ पे देखिए दो बार 2022 लिखा गया है। एक्चुअली में यहाँ पे प्रश्न बनना चाहिए कि वर्ष 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है। पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है, वर्ष 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है। राइट आंसर होगा वाशिंगटन। इस पुरस्कार को अपने नाम किया है। डिटेल जानकारी हम लोग जानेंगे ये पुलित्जर पुरस्कार आखिर क्या है। हम यहाँ पर सभी चीजों को विस्तार से लिखे हैं। आपको बता दूं कि वर्ष 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा 9 मई 2022 को किया गया और इसके तहत वर्ष 2022 के लिए वॉशिंगटन पोस्ट ने सार्वजनिक सेवा पत्रकारिता पुरस्कार जीता। यानी कि अगर हम बात करें सम्मिलित तौर पर इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार 6 जनवरी 2021 के कैपिटल हिल पर हमले की रिपोर्टिंग के लिए दिया गया था। 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर जो हमला हुआ था इसी की रिपोर्टिंग के लिए वॉशिंगटन पोस्ट को इस सम्मान से यानी कि पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो यहाँ से कुछ पॉइंट आपके एग्जाम में बनेंगे जो कि आपको ध्यान रखना है। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है और इसकी जो स्थापना हुई थी यह वर्ष 1917 में हंगरी मूल के अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर ने किया था। 1917 में हंगरी मूल के अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के द्वारा इसकी कह सकते हैं शुरुआत की गई थी और इस पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है और यह पुरस्कार 21 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा होती है और यह पुरस्कार जो है ये कुल मिलाकर 21 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। हम यहाँ पर अगर पुलित्जर पुरस्कार 2022 को भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो कुछ भारतीय पत्रकारों को भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया।
यहाँ पर 21 श्रेणियों में से कुछ श्रेणी में भारत के पत्रकारों को सम्मानित किया गया, जिनमें अगर हम बात करें तो अदनान आबिदी, सना इसरात, अमित दवे और दिवंगत पत्रकार दानिश सिद्दीकी को मतलब इस पुरस्कार में यहाँ पर शामिल किया गया है। तो 21 श्रेणियों में इन्हें भी यह पुरस्कार दिया गया। हालांकि यहाँ पर इस स्लाइड में आप जो देख रहे हैं जगह का अभाव था, इसीलिए यहाँ पर हमने इसे ऐड नहीं किया, लेकिन जो पेड पीडीएफ आपको मिल रहा है बीपीएससी मेकर ऐप पर, वहां पर ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। रेगुलर बेसिस पर अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप पर करंट अफेयर्स के वाले कोर्स के तहत आप इसे डेली प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इसका क्विज भी आपको वहां पर मिलता है, जो कि क्विज वाला सेक्शन बिल्कुल निःशुल्क है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में कार्लोस अल्कराज जो कि पुरुष और ओन्स जबूर जो कि महिला एकल का खिताब जीता है। बताएं कि यह कौन सा संस्करण था। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 ये कौन सा संस्करण था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी की इसका 13वां संस्करण था। आपको बता दूं कि हाल ही में 13वें मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्काराज और महिला एकल का खिताब ट्यूनीशिया के ओन्स जबूर ने जीता है। दोनों को आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं, एक है स्पेन के और दूसरी है ट्यूनीशिया के। दोनों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का जो आयोजन हुआ था ये 26 अप्रैल से होकर के 8 मई 2022 तक चला था और ये स्पेन के मैड्रिड में इसका आयोजन किया गया था। मैड्रिड ओपन की बात करें तो ये आउटडोर क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला एक गेम है, जो कि ये भी कई बार इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में बनते हैं। क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला ये एक गेम है, जो कि भी हाल ही में 2022 में ये कह सकते हैं 13वां संस्करण इसका आयोजित हुआ है। अगला होगा हमारा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 9 मई 2022 को 77वां विजय दिवस मनाया है। ये भी हाल ही में रूस सरकार के द्वारा मनाया गया। आपको बता दूं कि हाल ही में रूस ने हाल ही में 9 मई 2022 को 77वां विजय दिवस मनाया है। यह दिवस दूसरे विश्व युद्ध में तत्कालीन सोवियत संघ के विजय की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दरअसल यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि यह 8 मई 1945 को नाजी जर्मनी की हार और आत्मसमर्पण के साथ यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत का भी प्रतीक माना जाता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है जो कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष विजय दिवस के रूप में 9 मई को मनाया जाता है। और यहाँ पर हमने आगे ये लिखा है जिसमें ये सारी घटनाएं हो रही थी उस समय एडोल्फ हिटलर जर्मन शासक थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला होगा हमारा यहाँ पर 10वां प्रश्न। ये 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा राजीव कुमार, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दूं कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1984 बैच के आईएएस अफसर राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त अर्थात चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हमने आगे ये लिखा कि वे 15 मई 2022 को अपना कार्यभार संभालेंगे। आप यहाँ पर राजीव कुमार को इस इमेज में भी देख सकते हैं। और अगला होगा हमारा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में भारतीय सेना के कितने जवानों को भारत के तीसरे सबसे बड़ी वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। कितने जवानों को? राइट आंसर होगा कुल 13 जवानों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रक्षा अलंकरण समारोह के प्रथम चरण में भारतीय सेना के 13 जवानों को देश के तीसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया। इन 13 में से अगर हम बात करें तो 6 जवानों को मरणोपरांत ये सम्मान से सम्मानित किया गया। ये भी यहाँ से कंडीशन या फिर कह सकते हैं जो चीजें यहाँ पे लिखी गई है वो आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि पिछला जो 4 मंथ गुजरा है, जिनमें कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक के 4 मंथ का करंट अफेयर्स का एक जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स बना है, इसका एक मास्टर वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ है। अभी हाल ही में आप उसे मंथली करंट अफेयर्स के अंतर्गत प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं चैनल पर। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए, आपके लिए क्विक रिवीजन के तौर पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा 2022 के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अगला होगा हमारा यहाँ पर 12वां प्रश्न। ये प्रश्न किस तिथि को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इसके तहत यहाँ पे अगला पॉइंट है 11 मई 1998 में इसी दिन दूसरी बार सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया गया था और इस परमाणु परीक्षण को शक्ति नाम दिया गया था। और इस वर्ष यानी 2022 के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का जो थीम है जो इस वर्ष निर्धारित हुआ है, ये एग्जाम में आपके बनेंगे। तो ये थीम 2022 का है एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, यानी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ये 2022 का इसका थीम है, ये यहाँ से आपको नोट करना है। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में सुनंदनी कार्यक्रम को किस चालू वित्तीय वर्ष तक विस्तारित किया गया है। इसकी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पे मुझे कमेंट करके आप लोग ये भी बताएंगे सुनंदनी कार्यक्रम का कार्य क्या है, ये किस पर्पज से शुरू किया गया था।
ये चीज़ें आप लोग कमेंट करेंगे। और यहाँ पर जो लोग बीपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें और चैनल पर पहली बार अगर आपने विजिट किया था चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।